तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते, मेरा नाम है जयदेव परांजपे और आप सबका नगरायण में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, नगर की संकल्पना जो है बहुत सुंदर संकल्पना है। आस पड़ोस के सारे गांवों के लिए एक केंद्र के रूप में जो जीवन के सारे भिन्न भिन्न अंग होते हैं उनके लिए एक केंद्र के रूप में इस नगर का निर्माण हुआ करता था। आप अब यदि इतिहास के पन्नों को पलटें भारत देश में या पूरे जगत भर में, तो अधिकतर नगर जो हैं वो जलाशय के निकट बसे हुए हैं, फिर चाहे वो नदी हो या समुद्र हो। अब शुरुआत में ये कारण धार्मिक और सांस्कृतिक पौराणिक ऐतिहासिक रूप के अधिकतर रहे हैं, क्योंकि उसमें आकर्षण की शक्ति हुआ करती थी। आगे चल के ये किसी राज्य का पाटनगर या किसी तहसील का मुख्य केंद्र इस प्रकार से शासकीय और प्रशासकीय कारणों से बनने लगे। और फिर जैसे ही पूरी दुनिया आर्थिक गतिविधियों की ओर बहुत तेजी से बढ़ पड़ी, तो केवल और केवल आर्थिक कारणों से भी इन नगरों का निर्माण होने लगा। नगरों का विस्तार कैसे होता है, ये बड़ा रोचक विषय है। तो अधिकतर मैं कहूंगा कि जो जलाशय के इर्द गिर्द जो बने हुए जो नगर होते हैं, वो अधिकतर मकड़ी जाल के जैसे या किसी चक्के के जैसे केंद्र से दूर इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं। जैसे नासिक हुआ, पुणे हुआ, और भी कई शहर हम बता सकते हैं जगत भर में। तो वैसे ही देखा जाए तो मुंबई की केस थोड़ी अलग है, और ऐसी जो केसेस हैं वो तुलना में कम मिलेंगी कि जो किसी एक ही दिशा में, जैसे मुंबई के केस में उत्तर दक्षिण है, वैसे ही बढ़ती गई है। अब जैसे रेलवे का रोल जो रहा है वो अलग अलग प्रकार का रहा है। नासिक के बाहर से चली गई तो स्टेशन बन गया नासिक रोड, पुणे के बीच से चली गई, दो तीन लाइनें और निकली तो बना पुणे जंक्शन। और ये रेलवे का जो ये भूमिका रही है 100 साल पहले दादर के लिए और लगभग 40-45 साल पहले डोंबिवली के लिए, ये एक अभ्यास का विषय है। वैसे हमारे देश में और भी शहर हैं, जैसे चंडीगढ़ हुआ, जमशेदपुर, बेंगलुरु, जिनकी चर्चा हम कर सकते हैं, और आने वाले समय में हम ऐसे उदाहरणों की चर्चा अवश्य करेंगे भी। जब तक शासकीय प्रशासकीय कारणों से नगर बनते गए और बढ़ते गए, तब तक तो ठीक था। अब आर्थिक कारणों से जब बढ़ते गए तो अपने केंद्रों से बहुत दूर 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 तक इनका विस्तार होने लगा। तो जैसे हम कह सकते हैं कि नासिक के केस में ऐसा है कि पंचवटी और जो वो खास इलाका है गोदावरी नदी का, तो उसके पास से नासिक जो है वो बढ़ने लगा कॉलेज रोड और गंगापुर रोड की ओर। अब ये तो एक प्रकार से ऑर्गेनिक जिसे कह सकते हैं, प्राकृतिक या स्वाभाविक उसकी जो उसका जो विस्तार है वो हुआ। और बाकी जो विस्तार बढ़ा है वो अंबड़ सातपुर जैसे इंडस्ट्रियल एस्टेट या बाकी खेतों के इलाके जो हैं, या ओझर में एचएएल की टाउनशिप है, उस दिशा में आगे आगे और बढ़ते गए। ये तो हुआ एक केंद्र के इर्द गिर्द बढ़ना। दूसरा होता है कि शहर के केंद्र से दूर कई अलग अलग दिशाओं में अलग अलग केंद्र स्थान उत्पन्न होना। जैसे पुणे की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हुई, या हिंजवड़ी में पुणे के पास जो आईटी सेक्टर पड़ा, उसके हिसाब से तो ये अनेक केंद्र भी जो हैं उनके इर्द गिर्द भी नगर का वास बढ़ने लगता है, और ये इसका कारण बन जाता है आर्थिक स्वरूप का। जब आर्थिक कारण बन जाते हैं तो भारी मात्रा में जनसंख्या जो है वो नगरों की ओर बढ़ने लगती है, और इसमें प्रशासन के लिए काम अधिकाधिक असंभव होते जाता है, जिसे अनसस्टेनेबल कहते हैं। और ये आज की हमारी स्थिति हुई है। तो जैसे पुणे, कोल्हापुर, मुंबई और बेंगलुरु जैसे कई, दिल्ली, कई सारे शहरों में आजकल बाढ़ आने लगी है। तो पानी की व्यवस्था, बाढ़ की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, ऐसी सारी चीजों के विषय में ये चीजें जो हाथ से बाहर जाना जिसे कहते हैं, इस प्रकार की हो जाती हैं। तो वो एक बात है। हेल्थ केयर की सर्विसेज देना, रास्तों की चौड़ाई और गाड़ियां पार्क करने की सुविधा, सिग्नल पे जो अनुशासन बरता जाता है उसकी स्थिति, ये सारा सब गड़बड़ होते जाता है। अलावा इसके ये होता है कि एक आकर्षण होता है कि लग्जरी वाली रियल एस्टेट बने।
या इस प्रकार की रियल एस्टेट बने, तो सप्लाई एक प्रकार की रियल एस्टेट का ज्यादा हो जाता है और डिमांड जो है वो दूसरे प्रकार की होती है। मान लीजिए अफोर्डेबल हाउसिंग, तो कुछ लोग रास्ते पे सो जाते हैं और कुछ घर जो है वो खाली पड़े रहते हैं, बिके भी नहीं जाते कई बार। तो ऐसी स्थितियों में जगत भर में पेरिस का अव्वल नंबर आता है, किंतु हमारी दिल्ली भी कुछ पीछे नहीं है। तो ये आज की हमारी स्थिति है दोस्तों। नगर की जो औसत जीवनचर्या या जीवन शैली होती है, या जो अपेक्षित होती है, उसके अनुसार नगर के विस्तार को बढ़ावा दिया जाता है। तो आर्थिक कारणों से नगर के जो विस्तार हुए हैं, उसमें इस जीवन शैली का भी योगदान है। तो हम नागरी पद्धति के 3 भिन्न जीवन पद्धतियों की यहाँ थोड़ी तुलना करके कुछ समझने का प्रयास करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि 24 घंटों में से 10 घंटे हम अपने आजीविका के कार्य को देते हैं, 7 घंटे हम निद्रा लेते हैं। इन 2 चीज़ों को हम कॉमन रखेंगे और देखेंगे कि सुबह का क्रिएटिव समय जब आप फ्रेश होते हो, वो कितना मिलता है, और छंद, व्यासंग या आपके और किसी आनंद कार्य के लिए आपको शाम के समय कितना समय मिलता है। तो देखते हैं 3 अलग-अलग जो अ, जीवन की जो पद्धतियाँ हैं। तो बड़े नगर में यदि आप केंद्र में भी रहते हैं, तो सुबह में आपको क्रिएटिव समय नहीं मिलता है और शाम को भी कुछ नहीं मिलता है। यदि आप केंद्र से दूर नगर के हिस्से बनकर उपनगर में रहते हो, तब भी आपको कुछ नहीं मिलता है और तब आपको आपके परिवार के साथ समय भी नहीं मिलता है। यदि आप छोटे नगर में रहते हो या नगर के किसी उपनगर में कम्युनिटी कम्युनिटी लिविंग जैसे सेटअप में रहते हो, तो आपको सुबह का 1 घंटा क्रिएटिव समय और शाम के 2 घंटे आनंद कार्य का समय, ये आपको मिल जाता है। तो आप किस प्रकार की जीवन शैली चाहते हो, उस प्रकार से आपके रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के निर्णय होने चाहिए या रीडेवलपमेंट के समय के भी निर्णय होने चाहिए। बिल्डर्स के भी निर्णय किस प्रकार की जीवन शैली देना चाहते हैं, उस प्रकार से होना आवश्यक है। हम रियल एस्टेट के क्षेत्र में, हम मतलब मैं और मेरे कुछ सहयोगी हैं, इस क्षेत्र में एनालिसिस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड एडवाइजर के बतौर हम लोग काम करते हैं और ब्रोकिंग का काम नहीं करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये नगरों का विस्तार जो है ये किस प्रकार से होता है, उसके क्या पैटर्न्स निकल के आते हैं, किस प्रकार के लेआउट्स निकलते हैं, कितनी आपको जगह किस जगह पे मिलती है, आपके किचन्स किस प्रकार के होते हैं, आपकी जीवन पद्धति में किस प्रकार की आप कुकिंग करते हैं जिसके लिए किचन सही है या नहीं है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। किस प्रकार की वहाँ पे आपकी आर्थिक गतिविधियाँ हैं जिसमें से आय होने के कारण आप वहाँ पे या तो रेंट भर सकते हैं या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। किस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से बढ़ रहा है, जो लैंड लेआउट्स है किस प्रकार से बने हुए हैं, मास्टर प्लानिंग कैसी होती है, डेवलपमेंट प्लान क्या कहता है, डेमोग्राफिक्स क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें एनालाइज़ करके हम लोग बिल्डर्स को एडवाइस देते हैं, जो सशुल्क होती है, और सोसाइटीज़ को, हाउसिंग सोसाइटीज़ को हम लोग निःशुल्क एडवाइस देते हैं रीडेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये देखते हुए हमने सोचा कि हम एक प्लेलिस्ट यहाँ पर शुरू करें, ताकि ये सारी टिप्स और उससे भी कहीं ज़्यादा की जो जानकारी है, ये हम आपको दे पाएँ। इस प्लेलिस्ट का नाम है नगरायण। इन विषयों पर सार्वजनिक स्तर पर एक विस्तृत और व्यापक चर्चा हो, ऐसा प्रतीत हुआ, इसलिए मैं इस यूट्यूब के माध्यम का प्रयोग कर रहा हूँ। तो यदि आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार छोड़ें, अपने परिजनों में भी इस बात को प्रसारित करें। इसके अतिरिक्त आप मुझसे मेरे अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर भी जुड़ सकते हैं, और आने वाले अगले सत्र से पहले-पहले यदि आप चाहें तो आपके विचार, सुझाव और आपके जो भी प्रश्न भी हों, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, संवाद करें। क्योंकि पता है ना, हमारे यहाँ कहते हैं, वादे वादे जायते तत्वबोधाः। बहुत-बहुत धन्यवाद।